हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, हालांकि पिछला टॉपिक बहुत ही छोटा सा था। आज हम लोग इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स मतलब उसके बाद वाला टॉपिक रेजिडेंशियल स्टेटस का आखिरी टॉपिक इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स को हम लोग पढ़ने वाले। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इस टॉपिक का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस को जान लेंगे। और इंपॉर्टेंस को जानने से पहले हमेशा याद रखना, जब भी चैनल में तुम लोग जाओ तो वीडियो हमेशा प्लेलिस्ट में जाके देखना है, बिकॉज उससे तुमको सभी वीडियो सीरियली मिलेगा। और साथ ही साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो को, और जो भी डाउट्स वगैरह होगा, जिस तरीके से भी जो भी तुम हमको कम्युनिकेट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कम्युनिकेट करना, जिससे कि हम लोग खुद सभी कमेंट को हम लोग खुद पढ़ते हैं, जिससे कि हम लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए हम। ठीक है, चलो इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स। अब इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स के अंदर क्यों हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो जान लीजिए। इस टॉपिक को पढ़ने का मेन रीजन ये है कि हम जो रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर को पढ़ते हैं वो इसी टॉपिक के वजह से पढ़ते हैं। इसका मतलब है हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल तो लिए, एक इंसान नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट है तो वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है, ये सब हम कैलकुलेट तो कर लिए, लेकिन अब इसका करें क्या। जब इसको हमको यूज करना है, हमको कहाँ यूज करना था याद करो। हम फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट क्लास में इस टॉपिक का याद पढ़े थे कि हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम पता लगा सकें कौन से इंसान को कौन से इनकम के ऊपर कौन से गवर्नमेंट को टैक्स देना है। मतलब मान लो मेरा इनकम इंडिया से भी आता है और यूएस से भी आता है या दुबई से भी आता है, तो मैं उस इनकम पे इंडिया के गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा, दुबई के गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा, यूएस के गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा, या किसको टैक्स दूंगा। तो ये चीज का लाइबिलिटी को फिक्स करने के लिए, टैक्स लाइबिलिटी को फिक्स करने के लिए रेसिडेंशियल चैप्टर स्टेटस वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये समझेंगे कि अगर एक इंसान रेसिडेंट है तो उसको अपने कौन कौन से इनकम के ऊपर इंडिया के गवर्नमेंट को टैक्स देना है। अगर एक इंसान नॉन रेसिडेंट है तो उसको कौन से इनकम पे इंडिया के गवर्नमेंट को टैक्स देना है। अगर एक इंसान ऑर्डिनरी है तो कौन से इनकम पे देना है। अगर एक इंसान नॉन ऑर्डिनरी है तो कौन से इनकम के ऊपर में देना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन केस ऑफ अ रेसिडेंट। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, हम रेसिडेंट के केस में। अब रेसिडेंट का मतलब यहां पे है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये वाले रेसिडेंट का मतलब है ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट अब अपने कौन कौन से इनकम के ऊपर में टैक्स देगा। सबसे पहले देखते हैं नीचे क्या क्या है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इंडिया में जो इनकम होगा उस पर तो टैक्स देगा ही देगा, साथ ही साथ में फॉरेन इनकम पे भी टैक्स देगा। अब ये दोनों टर्म को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं। 3 पॉइंट से पूरा का पूरा सभी टर्म क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव, या तो रिसीव हो गया है या फिर हम मानते हैं कि वो रिसीव हो गया है। ठीक है, इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग ईयर द प्लेस एंड डेट ऑफ एक्रूअल इज इमटेरियल। अमाउंट कहाँ एक्रू हुआ, एक्रू होना मतलब कहाँ पे हमारे लिए ड्यू हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो रिसीव हुआ इंडिया में या फिर हम मानेंगे कि वो रिसीव हुआ, बहुत सारे डीम्ड टू का प्रोविजंस बहुत सारा होता है, वो जैसे जैसे तुम टैक्स पढ़ते जाओगे तो चीजें क्लियर होते जाएगी। तो अगर हम मान रहे हैं कि अगर हमारा इनकम इंडिया में रिसीव हो रहा है या फिर हम ऐसा मान रहे हैं कि वो इंडिया में रिसीव हुआ है, तो उस केस में हमको टैक्स किसको देना पड़ेगा, इंडिया के गवर्नमेंट पे को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इनकम विच एक्रूज और एराइज, जो एक्रू हुआ है मतलब अभी तक मिला नहीं है, बस ड्यू हो गया है। याद करो अकाउंट्स में एक एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इनकम या तो रिसीव हुआ या फिर एक्रू हुआ, मतलब या तो ड्यू हुआ, दोनों में से विचएवर इज अर्लियर हम लोग क्या करते हैं उसका एंट्री कर लेते हैं, है ना। तो अगर इनकम एक्रू हो गया है, रिसीव हो गया है तो अच्छी बात है, टैक्स तो देना ही है। अगर रिसीव नहीं हुआ है, एक्रू हो गया है, तो एक्रू होने पे भी हमको क्या करना है, टैक्स देना है। ठीक है, और अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज, हम मान रहे हैं कि वो ड्यू हो गया इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ इट्स रिसीट। कहां पे रिसीव हुआ हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो इंडिया में एक्रू हुआ था तो काम हम लोग इंडिया के गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। मतलब दोनों पॉइंट से क्या समझ में आता है, मान लो ऐसा कोई इनकम है जो इंडिया में ड्यू हुआ था लेकिन रिसीव हुआ यूएस में, तो रिसीव होने से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर एक्रू इंडिया में हुआ है तो हम लोग इंडिया के गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। अगर मान लो कोई ऐसा इनकम है जो ड्यू हुआ था इंडिया के बाहर और रिसीव हो रहा है इंडिया में, तो भी हम किसको टैक्स देंगे उसके ऊपर,
इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। मतलब इंडिया गवर्नमेंट बोलता है अगर रिसीव या एक्रू दोनों में से कुछ भी इंडिया में हुआ है तो हमको चुपचाप से टैक्स लाके दे देना, हमको और उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों पॉइंट तो डोमेस्टिक इनकम मतलब इंडियन इनकम से रिलेटेड है, इंडियन इनकम। ये थर्ड पॉइंट जो है ये फॉरेन इनकम से रिलेटेड है। मतलब यहां पे दो चीज है ना, इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम। पॉइंट 1 एंड 2, 1 2 नहीं, ए बी, पॉइंट ए एंड बी दोनों किसका है, इंडियन इनकम से रिलेटेड है। और फॉरेन इनकम से कौन रिलेटेड है, पॉइंट नंबर सी। तो पॉइंट नंबर सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, देखना, इनकम एक्वायरिंग ड्यूरिंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग ईयर आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के बाहर भी कोई इनकम एक्रू हुआ है, अगर कोई ऐसा इनकम है जो इंडिया के बाहर एक्रू हुआ है, रिसीव अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ एक्रू हुआ है, या फिर रिसीव और एक्रू दोनों बाहर हुआ है, वेदर इट इज ब्रॉट और नॉट इन इंडिया, इंडिया में चाहे उसका पैसा लाया गया हो या ना लाया गया हो, फिर भी हमारा इंडिया गवर्नमेंट क्या बोलता है, तुम उस पर टैक्स दोगे, बिकॉज यू आर अ रेसिडेंट, तुम हमारे रेसिडेंट हो। जब तुम हमारे रेसिडेंट हो तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात है, एक रेसिडेंट के लिए अगर किसी भी प्रकार का इनकम है तो उसको सभी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा इंडिया के अंदर। रेसिडेंट को कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। रेसिडेंट के केस में अगर कोई भी प्रकार का इनकम उसको होता है, चाहे तीनों केस में से, तीनों केस को एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा है। फर्स्ट केस में लिखा है अगर मान लो कोई ऐसा इनकम है जो इंडिया में रिसीव हुआ है, भले वो इंडिया में एक्रू हुआ हो या बाहर एक्रू हुआ हो, रिसीव अगर इंडिया में हो रहा है या डीम्ड टू बी रिसीव इंडिया में, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है अगर कोई इनकम रिसीव बाहर हो रहा है लेकिन एक्रू इंडिया में हुआ है, ड्यू इंडिया में हुआ है, या डीम्ड टू बी एक्रूड इंडिया में है, तो भी इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिखा है अगर कोई ऐसा इनकम है जो एक्रू इंडिया के बाहर हो रहा है, एक्रू इंडिया के बाहर हो रहा है, अभी रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ भी हो, अगर एक्रू हुआ है इंडिया के बाहर तो भी रेसिडेंट के केस में हमको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों पॉइंट को याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, तब जब क्वेश्चन आएंगे हम उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन केस ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऊपर वाला किसके लिए था, ऑर्डिनरी के लिए था, अब आता है नॉट ऑर्डिनरी के लिए। नॉट ऑर्डिनरी में देखना दो चीज पूरा सेम है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 सेम एज अबव, ये दोनों तो पूरा का पूरा सेम है, एक वर्ड भी इधर उधर नहीं है, एग्जैक्टली पूरा सेम है दोनों पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी दोनों एग्जैक्टली 100% सेम है, किसके साथ, रेसिडेंट के साथ, तो उसको पढ़ने का कोई नीड नहीं है। चलते हैं पॉइंट नंबर सी में। पॉइंट नंबर सी क्या बोलता है, देखना, पॉइंट नंबर सी डिफरेंट है, इसीलिए पॉइंट नंबर सी अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर सी क्या बोलता है, इनकम एक्वायरिंग और डीम्ड टू एक्रू और डीम्ड टू बी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अगर एक्रू हो रहा है, डीम्ड टू बी एक्रू है या डीम्ड टू बी रिसीव आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम द बिजनेस सेटअप एंड कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। देखना एक वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है, बिजनेस सेटअप एंड कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो इंडिया में सेटअप हुआ है और कंट्रोल इंडिया से हुआ है, उसका इनकम अगर बाहर एक्रू हो रहा है या बाहर रिसीव हो रहा है, तो भी हमको टैक्स कहां देना पड़ेगा, इंडिया में देना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो इंडिया में सेटअप नहीं हुआ है या फिर इंडिया में कंट्रोल नहीं किया जाता है, वो बाहर से कंट्रोल किया जाता है, तो उसके इनकम पे इंडिया में टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये नॉन रेसिडेंट के लिए है। तो नॉन रेसिडेंट के केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर वो नॉन रेसिडेंट आदमी इंडिया में रह के या फिर इंडिया में कोई बिजनेस सेटअप करता है या फिर इंडिया से किसी बिजनेस को कंट्रोल करता है, जिसका इनकम भले इंडिया के बाहर हो, रिसीव भी बाहर हो, एक्रू भी बाहर हो, लेकिन अगर उसका कंट्रोल या फिर सेटअप इंडिया के अंदर हुआ है तो फिर उस पर टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। और अगर उसका सेटअप और कंट्रोल दोनों इंडिया के बाहर हुआ है, इनकम एक्रू भी बाहर हो रहा है, रिसीव भी बाहर हो रहा है, सब कुछ बाहर हो रहा है, तो फिर उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा इन केस ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन रेसिडेंट अगर होता तो, रेसिडेंट होता तो चाहे वो कुछ भी कर ले, सभी इनकम पे टैक्स कहां देना पड़ेगा, इंडिया में देना पड़ेगा। ठीक है,
अब आते हैं, देखना यहाँ पे पॉइंट देखना शॉर्टकट में, स्कोप ऑफ टोटल इनकम इक्वल्स टू इंडियन इनकम प्लस वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉरेन इनकम। कौन सा पर्टिकुलर टाइप है? एक पर्टिकुलर टाइप है। क्या है? अगर ऐसा इनकम जो बिजनेस कंट्रोल और सेटअप इंडिया में हो रहा है और उस बिजनेस का इनकम अगर हम देखें तो वही खाली इंक्लूड होगा, अदरवाइज कोई भी इनकम उसका इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर 3, नॉन रेसिडेंट के केस में। देखना नॉन रेसिडेंट का केस में क्या लिखा हुआ है, फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है इंपॉर्टेंट? नॉन रेसिडेंट के केस में दो ही पॉइंट है, दोनों पॉइंट क्या है? सेम एज अबव। और पॉइंट नंबर सी तो है ही नहीं, मतलब सिर्फ उसका कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा? नॉन रेसिडेंट का, अगर कोई इनकम एक्रू या रिसीव इंडिया में हुआ, मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगा, फॉरेन इनकम उसका कोई भी इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। किसके केस में? नॉन रेसिडेंट के केस में। ठीक है, नॉन रेसिडेंट एक ऐसा आदमी है जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, तो उसके लिए अगर कोई इंडिया का इनकम है तो ही टैक्सेबल होगा, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगा। बात समझ में आ गया? 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट क्लियर है। रेसिडेंट के केस में क्या होने वाला है, नॉन रेसिडेंट के केस में क्या होने वाला है, और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में क्या होने वाला है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अब हम चैप्टर हमारा कंप्लीट है यहां पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जेम्पशंस पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जेम्पशंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जो पार्ट सी है हमारा यूनिट 1 का, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज एक बार एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स पढ़े थे उसका रिवीजन करेंगे हम लोग। सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के केस में हमको क्या क्या करना पड़ता है भाई, बताओ? इंडिविजुअल के केस में रेसिडेंट में दो आदमी होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा होता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा कैटेगरी है नॉन रेसिडेंट का। मतलब एक आदमी अगर नॉन रेसिडेंट है तो हमको कुछ भी चेक नहीं करना, वो आदमी नॉन रेसिडेंट हो गया, खत्म काम, बात खत्म वहीं पे, और कुछ भी हमको चेक करने का दरकार नहीं है। अगर एक इंसान रेसिडेंट है तो फिर हम क्या चेक करेंगे, ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। ठीक है, अच्छा पहले रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है कैसे पता चलेगा? रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट पता लगाने के लिए एनी वन कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। क्या क्या है? दो कंडीशन, जिसमें से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। याद रखना यहाँ पे और लिखा है, और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। दोनों में से दो कंडीशन क्या क्या है? फर्स्ट कंडीशन है प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज क्या होना चाहिए, वो इंडिया के अंदर में होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है अगर प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं रह पा रहा है तो हम लोग उसके लिए सेकंड कंडीशन बनाए। सेकंड कंडीशन क्या है? एटलीस्ट पिछले 4 इयर्स में 365 डेज इंडिया के अंदर में था, साथ ही साथ में एटलीस्ट पिछले ईयर में 60 डेज इंडिया के अंदर में था। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा रेसिडेंट। रेसिडेंट बन गया तो अब क्या चेक करेंगे? अब चेक करेंगे वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी के केस में क्या देखेंगे? ऑर्डिनरी के केस में फिर से दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। क्या है दो कंडीशन? दोनों कंडीशन, क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा? हाँ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब बीच में क्या लगा है? एंड लगा है, और नहीं लगा, एंड लगा हुआ है। दो कंडीशन क्या क्या है? फर्स्ट कंडीशन, वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए 2 साल, एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर के भी पहले 10 सालों में वो मिनिमम 2 साल के लिए इंडिया का क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? पिछले 7 सालों में एटलीस्ट 730 डेज वो इंडिया के अंदर में होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तभी वो क्या बनेगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा? नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। अच्छा, कौन सा दिन को इंक्लूड करते हैं और कौन सा को एक्सक्लूड करते हैं? डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर, दोनों को हम लोग आजकल इंक्लूड करने लग गए हैं। पहले नहीं करते थे, आजकल दोनों को ही इंक्लूड करने लग गए हैं। ठीक है, अच्छा नॉन ऑर्डिनरी बनने के लिए जो ऑर्डिनरी नहीं है वो क्या बन जाएगा? नॉन ऑर्डिनरी बन जाएगा। नॉन रेसिडेंट बनने का क्या कैटेगरी है? जो रेसिडेंट नहीं है वो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। बात खत्म यहां पे। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। HUF के केस में क्या होता है? HUF के केस में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का क्राइटेरिया सिर्फ एक क्राइटेरिया क्या है? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होली और पार्टली इन इंडिया।
अगर मैनेजमेंट और कंट्रोल होलली और पार्टली इन इंडिया है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। अगर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल थोड़ा सा भी इंडिया में नहीं है, पूरा का पूरा 100% मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंडिया के बाहर है, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। नॉन रेसिडेंट हो गया तो हमको कुछ भी चेक नहीं करना है और बात खत्म। लेकिन अगर रेसिडेंट है तो रेसिडेंट के केस में दोनों कंडीशन, दो चीजें चेक करनी है हमको, ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी कैसे पता चलेगा, किसको पकड़ेंगे हम कर्ता को पकड़ेंगे। कोपासिनर्स से हमको कोई मतलब नहीं है, हम किसको पकड़ेंगे, हम कर्ता को पकड़ेंगे और चेक करेंगे कर्ता क्या है। कर्ता अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो HUF भी क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर कर्ता नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, दोनों में से कोई एक भी है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट, तो HUF क्या बन जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। बात खत्म। यहां पे था हमारा HUF के बारे में। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है उसके बाद हमारा टॉपिक आता है ऑल अदर पर्सन। ऑल अदर पर्सन के केस में क्या होता है, ऑल अदर पर्सन के केस में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दो ही क्राइटेरिया है। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कैसे पता चलेगा, एक कंडीशन को चेक करना है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स होलली और पार्टली इन इंडिया। अगर मैनेजमेंट और कंट्रोल थोड़ा सा भी इंडिया के अंदर में है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा वो रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर 100% मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंडिया के बाहर है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम बात कर रहे हैं बाकी सभी के केस में, मतलब HUF AOP हो गया, BOI हो गया, फर्म हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, या फिर कोई और प्रकार का पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी। उसके बाद आज के क्लास में तो हम लोग इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स को पढ़े हैं, तो उसका रिवीजन का कोई नीड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे हमारा एग्जेम्पशंस। याद रखना पूरा 100% सिलेबस हम लोग विथ नोट्स टैक्स का कवर करने वाले हैं। टैक्स का ही नहीं, बाकी ऑल सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक सभी सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे हमारे YouTube चैनल के अंदर, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सभी के लिए। ठीक है, तो याद रखना इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है जो भी वीडियो पसंद आए, ताकि हमको पता चले हमारे मेहनत तुम तक पहुंच रही है और वो बहुत अच्छे से तुम लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ में कमेंट करके जरूर से बताना अगर कुछ और प्रकार का वीडियोस तुमको चाहिए या किसी और चीज के बारे में तुमको डाउट है, कोई करियर काउंसलिंग टाइप का चीज है, कोई कोर्स के बारे में जानना है, तो ये सभी चीज तुम कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछ सकते हो। कमेंट हम लोग खुद पढ़ते हैं और खुद रिप्लाई करते हैं, मतलब जो भी तुम लिखते हो कमेंट में वो डायरेक्टली हम तक पहुंचता है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय बाय।